नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ शोभना यादव। शाम 4:30 बजे का वक्त हो रहा है और आज आई एक अच्छी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। और अच्छी खबर यह है कि बच्चों की वैक्सीन के लिए ट्रायल की जो सिफारिश की गई थी उसे डीजीसीआई यानी ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने आज स्वीकार कर लिया है। डीसीजीआई ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को बच्चों पर ट्रायल की मंजूरी दी है। ये पहल बेहद अहम है क्योंकि तीसरी लहर आनी बाकी है और तीसरी लहर में बच्चों को खतरे की आशंका जताई गई है और इसीलिए देश के बच्चों के लिए सुरक्षा कवच तैयार करना बेहद जरूरी है। बुजुर्गों के लिए वैक्सीन है, युवाओं के लिए वैक्सीन है, लेकिन देश के बच्चों के लिए अब तक वैक्सीन का सुरक्षा घेरा नहीं बना है। दूसरी लहर हिंदुस्तान में हाहाकार मचा रही है। तीसरी लहर आएगी ये साफ किया जा चुका है और तीसरी लहर में बच्चों पर खतरा ज्यादा होगा, इस बात से मां बाप डरे हुए हैं। लेकिन माता पिता के डर को दूर करने वाला एक बड़ा कदम उठाया गया है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को 2 से 18 साल के बच्चों पर क्लिनिकल ट्रायल की मंजूरी दी है। कोवैक्सीन को दूसरे और तीसरे चरण के ट्रायल के लिए मंजूरी दी है। भारत बायोटेक की ओर से 525 बच्चे ट्रायल में शामिल होंगे। वैक्सीन 2 डोज वाली होगी। पहली और दूसरी डोज के बीच 28 दिन का अंतर होगा। दिल्ली और पटना एम्स में ट्रायल किया जाएगा। ये एक शुभ संकेत है क्योंकि जो तीसरी लहर की बात जब भी आती थी तो लोग ऐसा अनुमान था कि बच्चों में इस बार कहर ज्यादा रहेगा। और मैं ये जान के खुशी हुई कि ये जो पूरा वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम है अब एक्सटेंड हो जाएगा 2 साल से 18 साल के बच्चों में भी, और ये बहुत अच्छी खबर है। मंगलवार यानी कल वैक्सीन से जुड़ी सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी यानी SIC ने सिफारिश की थी कि भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के दूसरे और तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल को मंजूरी देनी चाहिए, जो 2 से 18 साल के बच्चों पर किया जाएगा। उसी सिफारिश को आज DCGI ने हरी झंडी दिखाई है। अगर ये ट्रायल सक्सेसफुली हम लोग कंप्लीट कर पाते हैं तो आने वाले 4 से 6 महीनों में हमें ये वैक्सीन उपलब्ध होगा। लेकिन इसी के साथ साथ एक पॉइंट मैं वापस जोड़ देना चाहता हूँ, वो ये है कि सभी वैक्सीन फॉर्मेट जो करने वाली वैक्सीन बनाने वाली जो कंपनियां हैं हिंदुस्तान में, उन्हें अपने आने वाले समय में प्रोडक्शन को भी बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि अभी इस समय में जो है दोनों ही जगह, जैसे एडल्ट्स के लिए भी वैक्सीन कम पड़ रहे हैं, तो उसी के साथ साथ ये डबल बर्डन कंपनीज के ऊपर होगा। अगर वैक्सीनेशन बच्चों को लग जाएगा तो वो थर्ड वेव से बच जाएंगे। साथ ही साथ हम स्कूलों को भी खोल पाएंगे जैसा कि अमेरिका ने किया है। दरअसल देश में अभी जिन 2 कोरोना वैक्सीन का इस्तेमाल किया जा रहा है उनका क्लिनिकल ट्रायल 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों पर ही किया गया है। अब बच्चों पर ट्रायल शुरू होगा। राहत वाली खबर तो आ गई है कि ट्रायल शुरू होगा, लेकिन हर कोई जानना चाहता है कि वैक्सीन आने में कितना समय लगेगा। इस सवाल का जवाब दे रहे हैं एबीपी न्यूज संवाददाता प्रफुल्ल श्रीवास्तव। ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया ने 2 से 18 साल के आयु वर्ग में इस ट्रायल को 525 लोगों पर करने की अनुमति दी है। ये फेज 2 और फेज 3 के ट्रायल होंगे और जानकारों के मुताबिक इसमें करीब 6 से 7 महीने का वक्त लग सकता है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि इन क्लिनिकल ट्रायल्स के नतीजे दिसंबर तक आ सकते हैं। सब कुछ ठीक रहा तो इस साल के आखिर तक यानी दिसंबर तक बच्चों के लिए वैक्सीन आ सकती है। लेकिन यहाँ ये जानना जरूरी हो जाता है कि दूसरे और तीसरे चरण के ट्रायल की जरूरत आखिर क्यों है। एबीपी न्यूज संवाददाता प्रफुल्ल श्रीवास्तव ने एम्स में कम्युनिटी मेडिसिन के प्रोफेसर संजय राय से इस बात को विस्तार से समझा। जानकारों के मुताबिक 2 से 18 वर्ष के आयु वर्ष में ये क्लिनिकल ट्रायल इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इससे एविडेंस जनरेट होगा और जिससे ये पता चलेगा कि ये वैक्सीन इस आयु वर्ग में सुरक्षित और कारगर है या नहीं। ये एक सराहनीय कदम मैं कह सकता हूँ क्योंकि एविडेंस जनरेट करने की बात है कि अभी तक हमारे पास 2 साल से ऊपर के बच्चों में या बच्चों के अंदर कि कोई वैक्सीन सेफ है कि नहीं या इफेक्टिव है कि नहीं, इन दोनों का ही डेटा हमारे पास कोई भी नहीं है। कल अगर ज़रूरत पड़ गई, आज की डेट में ज़रूरत ना हो, कल अगर ज़रूरत पड़ गई तो माइनर मॉडिफिकेशन के साथ
उसको वैक्सीन को लॉन्च किया जा सकता है। इसलिए जो है एविडेंस जनरेट करने की जरूरत थी, लेकिन उस एविडेंस का जो है सदुपयोग होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है वैक्सीन की आपूर्ति। मौजूदा वक्त में देश के कोने कोने में वैक्सीनेशन सेंटर पर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। पटना में तो दूसरी डोज के लिए बुजुर्गों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। 45 साल से ऊपर जिनकी उम्र है उनको किस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक तस्वीर मैं आपको पटना के गार्डनर हॉस्पिटल से दिखा रही हूँ, जहाँ पर लोगों की लंबी लाइन सुबह से ही देखने को मिल रही है। और इनकी शिकायत ये है कि ये सुबह सुबह यहाँ पर पहुंचे, कंट्रोल रूम में जब इन्होंने बातचीत की, ये सभी लोगों की लाइन देखिए, अलग अलग जगहों से लोग पहुंचे हैं। जो वक्त तय किया गया था उसमें अब जो है वो देरी आ रही है और इसीलिए ये सभी लोग जो है कुछ इस तरीके से बैठे हुए हैं। महाराष्ट्र सरकार ने वैक्सीन की कमी की वजह से 18 साल से ऊपर वाले लोगों के वैक्सीनेशन पर 20 मई तक रोक लगा दी है। महाराष्ट्र में वैक्सीन का स्टॉक कम होने की वजह से सरकार ने 18 से 44 साल के लोगों को वैक्सीन देने पर फिलहाल रोक लगा दी है। महाराष्ट्र में फिलहाल 20 लाख ऐसे लोग हैं जिन्हें पहली डोज मिल चुकी है, लेकिन वो अब भी दूसरी डोज का इंतजार कर रहे हैं। बस इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए 18 साल से 44 साल का जो एज ग्रुप है उन्हें डोज देने पर रोक लगाई है, ताकि जो दूसरी डोज के लिए इंतजार कर रहे हैं उन्हें दूसरी डोज दी जा सके। दिल्ली सरकार पहले ही कह चुकी है कि उसके पास वैक्सीन नहीं बची है। एबीपी न्यूज संवाददाता निवेदिता शांडिल्य मोतीबाग में अटल आदर्श स्कूल के वैक्सीनेशन सेंटर पहुंची तो पता चला यहाँ वैक्सीन मिलनी ही बंद हो गई है। इस वक्त हम मौजूद हैं मोतीबाग स्थित अटल आदर्श विद्यालय पे, जो कि दिल्ली सरकार का वैक्सीनेशन सेंटर है। यहाँ पे आप देखिए कोवैक्सीन मिलती है, बाकायदा लिख करके यहाँ पे चिपकाया भी गया है कि कोवैक्सीन मिल जाएगी, लेकिन कोवैक्सीन की कमी के चलते अब यहाँ पे वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा है। ये उन सभी सेंटर्स में से एक है जहाँ पे आज वैक्सीनेशन नहीं हो पाया। ऐसे में जब हम पहले ही वैक्सीन की कमी से जूझ रहे हैं, तो बच्चों की वैक्सीन बनने के बाद हर बच्चे तक वैक्सीन पहुंचाना बड़ा चैलेंज होगा। जानकार भी यही कह रहे हैं कि पहले चरण जो दूसरे चरण का ट्रायल है उसमें करीब 2 से ढाई महीने लग जाएगा, क्योंकि पहली डोज अगर आज लगती है तो 28वें दिन दूसरी डोज लगेगी। उसके बाद उसका रिजल्ट आएगा जो कि 15 दिन से बाद देखा जाएगा और उसको एनालिसिस किया जाएगा, तो 2 महीने वो वक्त लगेंगे। और उसके बाद तीसरे चरण का ट्रायल होगा जो कि थोड़ा लंबा चलेगा, क्योंकि इसमें थोड़े वॉलंटियर्स ज्यादा होंगे। तो ये जो कुल मिला के अगर ये बात करें तो ट्रायल जो है ये करीब 5 से 6 महीने तक चलेंगे और इन 5 से 6 महीनों के बीच में ये देखा जाएगा कि क्या ये दवा जो है वो बच्चों में देने लायक है, ये इसमें सेफ्टी है। बड़ी बात यह है कि वैक्सीनेशन ही कोरोना से लड़ने का उपाय है। जानकार बता रहे हैं कि अगर 55% आबादी को वैक्सीन लग जाएगी तो 75% जनता सुरक्षित घेरे में आ जाएगी, क्योंकि एक बड़ा इम्यूनिटी कवर बन जाएगा। सबसे पहले कनाडा ने बच्चों की वैक्सीन के लिए इजाजत दी थी। कनाडा में 12 से 15 साल के बच्चों को फाइजर की वैक्सीन लगाने की मंजूरी मिली है। सोमवार को अमेरिका ने 12 से 15 साल के बच्चों के लिए वैक्सीन को मंजूरी दी है। तो ये तो हो गई बच्चों को वैक्सीन लगने की बात। वैक्सीन पर ही एक और अच्छी खबर आ रही है और वो खबर ये है कि अगले हफ्ते से देश में लगने लगेगी स्पुतनिक वैक्सीन। ये रशिया में डेवलप की गई स्पुतनिक 5 वैक्सीन जो अब अगले हफ्ते से भारत में लगने लगेगी। जुलाई से स्पुतनिक वैक्सीन भारत में बनने भी लगेगी। एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के साथ, बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी के साथ स्पुतनिक का करार हुआ है। भारत में जुलाई से इसका उत्पादन शुरू हो जाएगा, यानी अगले हफ्ते से देश में 2 नहीं बल्कि 3 वैक्सीन मिलना शुरू हो जाएंगी। अभी देश में कोविशील्ड और कोवैक्सीन ही लगाई जा रही है, लेकिन अब स्पुतनिक 5 वैक्सीन भी देश में लगनी शुरू हो जाएगी अगले हफ्ते से और जुलाई से इसका उत्पादन भी शुरू हो जाएगा। तो अगले हफ्ते से लोगों को लगेगा स्पुतनिक का टीका। 1.5 लाख के करीब डोजेस स्पुतनिक की आई थी और अगली खेप भी रशिया से रवाना हो चुकी है, वो भी जल्द भारत पहुंच जाएगी। और जो अच्छी खबर है वो अच्छी खबर यह है कि जुलाई के महीने से स्पुतनिक वैक्सीन का उत्पादन भी भारत में शुरू हो जाएगा। एक बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी के साथ स्पुतनिक का करार हुआ है। प्रोडक्शन अब भारत की धरती पर ही होगा स्पुतनिक 5 का, तो जो प्रोडक्शन होगा वो जल्द से जल्द देशवासियों तक पहुंचेगा। अच्छी खबर, अगले हफ्ते से स्पुतनिक 5 वैक्सीन मिलना लोगों को शुरू हो जाएगी और ये सिंगल डोज वैक्सीन है। रशिया ने इसको डेवलप किया है और रशिया में ये बहुत सफल रही है। एफिकेसी के मामले में ये 97-98% एफिकेसी का दावा है इस वैक्सीन का। और जुलाई से स्पुतनिक वैक्सीन का देश में उत्पादन भी शुरू हो जाएगा। एक बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी के साथ स्पुतनिक का लिखित करार हो चुका है।
डॉक्टर वीके पॉल ने ये जानकारी दी है जो हम इस समय आपको बता रहे हैं। प्रणय उपाध्याय हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। प्रणय, ये तो अच्छी खबर है कि स्पुतनिक लगना भी शुरू हो जाएगी और ये सिंगल डोज वैक्सीन है, जुलाई से इसका प्रोडक्शन भी शुरू हो जाएगा। किस बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी के साथ लिखित करार हुआ है प्रणय? देखिए, रेड्डीज लैब के साथ में RDIF का ये करार हुआ है, जिसके अंदर न केवल कई डोजेस जो हैं, करीब 1.5 लाख डोज की पहली खेप आ चुकी थी, अगले 2 दिनों के अंदर 1.5 लाख डोज की नई खेप आ रही है और इसके बाद इस माह के अंत तक न केवल 30 लाख जो डोजेज हैं वो मिलेंगी, इसके अलावा करीब 5 लाख से ज्यादा डोजेज हैं वो मिलनी है फिल एंड फिनिश के फॉर्म में, यानी वो तैयार फॉर्म में होगी जिन्हें कंपनी जल्दी से डिस्ट्रीब्यूट कर पाएगी और साथ ही प्रोडक्शन जो है वो अगले 2 महीनों में इसका शुरू होगा। यानी ये जो खबरें हैं शोभना, ये संतोष देती हैं, ये एक उम्मीद आती है कि किसी तरीके से जो वैक्सीन का संकट इस समय हमें देखने को मिल रहा है वो अगले कुछ दिनों के अंदर धीरे धीरे ईज आउट होगा, वैक्सीन के कैंडिडेट्स भी बढ़ेंगे। अभी हमारी कुछ देर पहले सेक्रेटरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर आशुतोष शर्मा से बात हुई, उनका भी कहना था कि अगले कुछ समय के अंदर करीब 10 इंडियन वैक्सीन कैंडिडेट्स भी लाइन में है, कतार में है, वो अलग अलग फेज में है, ट्रायल्स में है। इसके अलावा मॉडर्ना की जो वैक्सीन है उसको लेकर भी तैयारी चल रही है और स्पुतनिक का सबसे बड़ा उत्पादन दुनिया भर में अगर कहीं होगा तो वो भारत के अंदर होगा। ये बात रशिया भी स्पष्ट कर चुका है। जब रशियन फॉरेन मिनिस्टर लावरोव भारत आए थे तो निश्चित रूप से अलग अलग वैक्सीन कैंडिडेट्स की उपलब्धता के साथ जो सरकार की तरफ से कहा गया है कि अगस्त से दिसंबर के बीच में 8 वैक्सीन अवेलेबल होंगी भारत में लगाए जाने के लिए, और ये निश्चित रूप से भारत के व्यापक वैक्सीनेशन के लिए बहुत बड़ी जरूरत है जो ईज आउट होगी अगले कुछ दिनों के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद प्रणय उपाध्याय इस पूरी जानकारी के लिए। तो अगले हफ्ते से स्पुतनिक वैक्सीन लोगों को लगना शुरू हो जाएगी। जुलाई से अपने ही देश में इस वैक्सीन का उत्पादन भी शुरू हो जाएगा और इस तरीके से जैसे कि हमारे सहयोगी प्रणय जानकारी दे रहे थे, लगभग 8 वैक्सीन अगस्त से लेकर दिसंबर के बीच में भारत में अवेलेबल होंगी। आगे बढ़ते हैं। कोरोना काल में हर रोज हिंदुस्तान ने घटते बढ़ते मौत के आंकड़ों को सुना है। देश में 2.5 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से अपनी जान गंवा चुके हैं। किसने सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि कब्रिस्तान के बाहर लोग नोटिस टांग देंगे कि जगह भर चुकी है। आज ऐसी ही एक खबर मुंबई के शहर से आई है, जहां कब्रिस्तान के गेट के बाहर बोर्ड लगा दिया गया कि यहां अब बहुत कम जगह बची है। मुंबई के वडाला इलाके के कब्रिस्तान के बाहर ये बोर्ड टंगा है जिस पर लिखा है जरूरी सूचना, कब्रिस्तान बंद होने की कगार पर। वडाला इलाके के लोगों को बताया गया है कि कब्रिस्तान में जगह की कमी के कारण बताना पड़ रहा है कि अगर ऐसे ही हालात रहे तो कब्रिस्तान बंद हो सकता है। मुंबई के कई कब्रिस्तानों में अब जगह खत्म होती जा रही है। ये वडाला इलाके का सुन्नी कब्रिस्तान है जो करीब 120 साल पुराना है। इस कब्रिस्तान में कुल 11 प्लॉट हैं जिसको अलग अलग लोगों के लिए बांटा गया है। बच्चों के लिए, सामान्य बीमारी से होने वाली मौतों के लिए और कोविड से हुई मौत के लिए। हमारी जो कब्रिस्तान है ऑलरेडी पहले से बहुत छोटी है। हमारे क्षेत्र में आबादी बढ़ती जा रही है। अभी कोविड आने की वजह से, कोविड-19 आने की वजह से उसकी जो बाडी आने लगी, उसकी वजह से हमारी कब्रिस्तान अब फुल हो चुकी है लगभग। अब रेगुलर जो बाडी आ रही है तो उसके लिए भी तकलीफ हो रही है। 18 महीने में BMC के हिसाब से बाडी को खोदना चाहिए तो हमको 14, 16 महीने, 17 महीने में खोदनी पड़ती है, जिससे बॉडी कच्ची निकलती है। तो हम ज़्यादा दिन तक, ये हमको BMC ने भी इत्तला दी है अधिकारियों ने कि ये बंद हो सकती है, इसीलिए हम दूसरे कब्रिस्तान की मांग कर रहे हैं। कब्रिस्तान में करीब 1132 कब्र हैं। फिलहाल 128 कब्र ही बची हैं। कोरोना से हुई मौत के लिए 165 कब्रें हैं। BMC के नियम के मुताबिक कब्र में शव 18 महीने में पूरी तरह गल जाता है। कोरोना काल में शव बहुत ज्यादा आ रहे हैं, इसलिए 10 से 12 महीने में कब्र खोदकर दूसरे शव दफनाने पड़ रहे हैं। नतीजा, कब्र से आधे गले हुए शव बाहर निकल रहे हैं। अब कब्रिस्तान के लिए नई जगह की मांग की जा रही है। सर, इस कब्रिस्तान की कैपेसिटी है 1142, उसमें से 125 कब्रें जो है बच्चों की है। उसी 1142 में से 165 है वो हमने कोरोना के लिए रिजर्व की थी। तो अब ऐसा है कि क्वांटिटी, जैसे कि महीने की पहले एवरेज आती थी 40-45 की, अब क्या हो गई, क्वांटिटी महीने की बढ़ चुकी है जो कि 60 से 70 बॉडीज़ आने लगी। उस कारण क्या हो गया है, अगर ऐसी पेंडेमिक में बॉडी रेज होती रही या बढ़ते रही या थर्ड वेव आएगी तो इस कब्रिस्तान में जगह इतनी शॉर्ट हो जाएगी कि स्थानिक लोगों को यहाँ पे जगह नहीं मिलेगी।
एक तरफ कब्रिस्तान में जगह कम पड़ गई है और दूसरी तरफ कभी नदी में शव बहते हुए दिखाई दे रहे हैं तो कहीं रेत में दबे हुए। क्या कब्रिस्तान के साथ साथ शवों की संख्या के आगे शमशान घाट भी छोटे पड़ गए हैं? ये तस्वीरें यूपी के उन्नाव से आई हैं, जहां कीचड़ और मिट्टी में आधे दबे हुए शव दिखाई दे रहे हैं। पहले कोरोना से इलाज नहीं मिल पाया और फिर ठीक से अंतिम संस्कार तक नहीं हो पाया। कोरोना से मौत के बाद शवों की तादाद इतनी ज्यादा है कि लोग बक्सर घाट के आसपास ही जैसे तैसे शवों को या तो दफना दे रहे हैं या यूं ही छोड़कर जा रहे हैं। एक महीने का अगर बताया जाए तो लगभग रोज 10 से 1200 आ रहे हैं, तो एक महीने में लगभग 300 से 350 तक 100 हो जाएंगे अगर रोज का आइडिया लगाया जाए। क्या लगता है कि लगभग कितने 100 रोज गाड़े जा रहे हैं? देखिए, जितने आते हैं उसमें से लगभग 70 से 75% तो अग्नि देते हैं लोग, बाकी 20 से 25% जो है वो दफन करते हैं, गाड़ते हैं। अब लगातार बक्सर घाट पर शव की ऐसी तस्वीरें सामने आने के बाद उन्नाव के डीएम ने शव यहां लाने पर ही रोक लगा दी है। पर सवाल ये है कि आप शव को यहां लाने से रोक देंगे, लेकिन अगर अंतिम संस्कार का इंतजाम नहीं करेंगे तो ये कहीं तो जाएंगे। इस समय एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता दें। कोविशील्ड की 2 डोज के बीच अब 12 से 16 हफ्ते का अंतर होगा। वैक्सीन पर बनी एक कमेटी की सिफारिश को सरकार ने मंजूर कर दिया है। अभी कोविशील्ड की 2 डोज के बीच 6 से 8 हफ्ते का अंतर होना है। ध्यान रहे कि कोवैक्सीन को लेकर नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पहले 2 डोज के बीच अब जो सिफारिश की जा रही है वो 12 से 16 हफ्ते का अंतर होगा, यानी जो समय अंतराल होगा दोनों डोजेस के बीच में कोविशील्ड की, वो 12 से 16 हफ्ते का अंतर होगा। प्रणय उपाध्याय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रणय, पहले ये जो मियाद थी ये 28 दिन की थी, फिर 40 से 45 दिन हुई, अब ये 16 हफ्ते 12 से 16 हफ्ते के अंतर की बात की जा रही है, लेकिन इससे लोगों के मन में यही आएगा कि शायद वैक्सीन की कमी है, इसलिए इस तरीके की रिसर्च का हवाला देके ये बात कही जा रही है। तो सरकार के लिए एक चुनौती ये भी होगी कि लोगों के अंदर ये विश्वास पैदा किया जाए कि अगर वो 12 से 16 हफ्ते के अंतराल पे भी लगवाते हैं तो इसका अच्छे इफेक्ट्स और अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। देखिए शोभना, ये वैक्सीन चूंकि नए हैं इसलिए इनकी जो स्टडीज हैं, इनके जो इम्पैक्ट हैं वो भी इवॉल्विंग है, और इसीलिए जो जिस तरीके की गाइडलाइंस में चेंज हो रहे हैं ये बात स्वाभाविक है कि कई लोगों ने इस चीज का सवाल उठाए थे कि जब पहली बार चेंज किया गया था, जब 28 दिन से इसको बढ़ाकर 48 दिन किया गया था, तब भी ये सवाल उठाए गए थे कि क्या वैक्सीन की किल्लत के कारण ऐसा हो रहा है। लेकिन सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि जो यूके में डेटा आया है उसके आधार पर ये फैसला किया गया है कि अब इसे 16 हफ्ते तक बढ़ाया जाए। और इसी तरीके से गाइडलाइन आपने देखी होगी कि गाइडलाइन ये भी चेंज की गई है नेशनल जो इम्यूनाइजेशन अथॉरिटी है उसने, कि किस तरीके से जो जिन लोगों को कोविड हुआ है उन्हें 6 महीने तक वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो नेशनल एंटीबॉडीज हैं वो करीब करीब 6 महीने तक स्टेबल होती हैं और इसलिए उनको वैक्सीनेशन के लिए उस तरीके की जरूरत नहीं है। इससे न केवल वैक्सीनेशन का दबाव कम होगा बल्कि जो वैक्सीनेशन की ड्राइव इंटेंसिफाई करने की कोशिश है उसमें भी मदद मिलेगी। और उम्मीद की जानी चाहिए कि इससे वैक्सीन के जो कैंडिडेट, जिस पे अब से थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे, वैक्सीन के उम्मीदवार भी बढ़ेंगे, वैक्सीन की उपलब्धता भी बढ़ेगी और वैक्सीन के केंद्रों के ऊपर कतारें या भीड़ भी अगर कम होगी तो इससे वैक्सीनेशन ज्यादा तेजी से हो पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रणय। और अब सीधे चलते हैं स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। प्रेजेंटेशन में पूरे तरीके से आपको डिस्कस करके एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये बिल्कुल साइंस बेस्ड डिसीजन हुए हैं। पहले 4 to 6 वीक का जो फैसला था वो उस समय जो डेटा उपलब्ध था, जो गाइडेंस थी कोविशील्ड के डेटा के बेस के रेगुलेटर्स की, उसके अनुसार वो फैसला हुआ। फिर ये देखा गया है कि शुरुआत में जो कोविशील्ड की स्टडी हुई उसका जो प्लान था, डोजिंग शेड्यूल था, वो वही था जिसकी पहले बात मैंने करी 4 to 6 वीक्स। जब और डेटा उपलब्ध हुआ तो दिखाया गया कि ऑल्दो अनप्लान्ड जो सेकेंडरी एनालिसिस होते हैं, मेन से हटके ऐसे भी देख लें ऐसे भी देख लें, तो उसमें पाया गया कि ड्यूरेशन बढ़ाते हैं तो इतना एडवांटेज होता है और वो लेके भी हम चल सकते हैं। उस समय जो एंटैगी का सिस्टम है, मैं उन एंटैगी के बारे में ये कहना चाहूँगा, नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन, ये एक स्टैंडिंग कमेटी है, ये आज नहीं बनी, कोविड से पहले की है। ये बच्चों की इम्यूनाइजेशन के लिए काम करती है, उसको साइंटिफिक डेटा देखती है। वी मस्ट रिस्पेक्ट दीज इंस्टीट्यूशन, उनके इंडिपेंडेंट फैसले हैं। तो उन्होंने जब उसको देखा, हालांकि उस टाइम पे यूके ने 12 हफ्ते कर दिया, WHO ने भी कहा कि 12 हफ्ते करिए,
बहुत सारे देशों ने ऐसा नहीं किया, ये भी याद रहे। और यूके ने तो फाइजर की डोज जो है, फाइजर ने ही खुद कहा कि 3 महीने पे नहीं देनी है, उन्होंने उसको भी 3 महीने पे कर दिया। ये देश का फैसला है, उनकी साइंस कम्युनिटी ने कहा होगा भी रिस्पेक्टेड, लेकिन हमारी साइंस की जो टेक्निकल कमेटी थी, जिसको ICMR एंकर करते हैं DBT के साथ, उनका फैसला था कि ऐसे करने से जो डेटा अवेलेबल है उसको ध्यान से जब ये देखते हैं, बाहर का भी अंदर का भी अपना भी, तो ऐसा लगता था कि ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस बढ़ जाएंगे। वी कैनॉट अफोर्ड, साइंटिस्ट कैनॉट अफोर्ड कि रिस्क बढ़ाया जाए। सोचते हैं कि प्रोटेक्ट किया कैसे, प्रोटेक्शन इज द पर्पज ऑफ वैक्सीनेशन। तो इन देयर गुड फेथ, बेस्ड ऑन देयर साइंटिफिक कैपेबिलिटी, विदाउट एनी प्रेशर फ्रॉम एनीबडी व्हाटसोएवर, एंटेगवैक ने सिर्फ एक्सेप्ट किया। हमने उनको कहा कि बताइए, उन्होंने बताया, हमारा कोई उसमें कोई राय नहीं। उनको लगा कि ये सेफ है कि हम 4 to 6 वीक से 6 to 8 वीक्स तक जाएं। उत्तर प्रदेश की शामली की एक तस्वीर हम आपको दिखाना चाहते हैं। इसे देखकर आपको एहसास हो जाएगा कि देश में कोरोना संक्रमण के फैलने में लोगों का भी कम योगदान नहीं है। लगातार अपील की जा रही है कि भीड़ एकत्रित ना करें, लेकिन बाजारों में इसका कोई असर नहीं दिख रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग क्या होती है यहाँ पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा। सिर्फ आवश्यक सामानों की दुकानों को ही सुबह 7 से दोपहर 12 बजे तक खोलने की अनुमति है, लेकिन क्योंकि ईद का मौका है तो दूसरे दुकानदारों ने भी चोरी छिपे दुकानें खोल ली हैं। नतीजा ये है कि बाजार में भारी भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने इन दुकानदारों को फटकार लगाई तो दुकानें बंद हुई, और जैसे ही पुलिस गई दुकानें फिर खुल गई। तो एक बात बार बार आपसे कही जा रही है, लापरवाही ना बरतें, मास्क जरूर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। ABP न्यूज आपको रखे आगे।